Hey everyone, welcome back to my channel Nature with Knowledge. So as you know, we had started prose section in English literature. In the previous video, we have completed first story which was the last lesson. So today I am going to teach you Lost Spring, which is written by Anis Jung. So let's get started. So guys, basically this story has been divided into two parts. The first part describes the writer's impressions about the life of poor rag pickers who have migrated from Bangladesh and have now settled in the Semapuri area of Delhi. The second part describes the miserable life of the bangle makers in the town of Firozabad. Okay? सो गाइज ये स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट द रैग पिकर्स और सेकंड बैंगल मेकर. हम इन दोनों को ही पॉइंट्स वाइज समझेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है. सो सबसे पहले हम करते हैं द रैग पिकर. सो द राइटर सीज अ बॉय नेम साहिब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड. द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज हीप्स. सो यहाँ पर साहिब नाम के एक लड़के को राइटर अपने पड़ोस में देखती हैं. लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या दूसरी चीजें ढूंढ रहा होता है. ठीक है. Now, one day, the writer talks to the boy. She comes to know that these people have migrated from Bangladesh. Their fields and homes were swept away by storms. They had nothing to eat, so they came to the big city and started living there. यहाँ पर एक दिन राइटर लड़के के साथ बात करती हैं. उससे क्या पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं. ठीक है. उनके खेत और घर सब तूफानों में बह गए थे. उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वो बड़े बड़े शहरों में आ गए और वहीं रहने लगे. ठीक है. Now the writer told Sahib that he should go to school. Sahib said that there was no school in their neighborhood. At this, the writer said half jokingly, "If I start a school, will you come?" Sahib said that he would, but the writer had to feel some small when a few days later Sahib asked her, "Is your school ready?" In fact, the writer had never meant it. देखो, राइटर ने साहिब से अब क्या कहा कि तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए. फिर साहिब ने कह दिया कि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. ठीक है. इस पर राइटर ने उससे क्या कहा, मजाक के तौर पर उससे कहा कि मैं अगर स्कूल शुरू कर दूं तो तुम क्या तुम आओगे. तब साहिब ने कह दिया कि हाँ मैं तब आऊँगा. लेकिन राइटर ने जो भी बात बोली थी वो मजाक के तौर पे बोली थी, वो सीरियस उस वक्त नहीं थी. इसलिए कुछ दिन बाद साहिब ने उससे क्या पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार है. तब राइटर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उनका कोई भी ऐसा मतलब नहीं था बोलने का. ठीक है. So there were a number of rag pickers like Sahib. In a few months, the writer came to recognize each one of them. They were all barefoot boys. With some people, it is a tradition to go barefoot. Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty. साहिब की ही तरह बहुत से ऐसे लोग थे जो कि कूड़ा बीनने वाले थे. कुछ ही महीनों में राइटर उन सबको पहचानने लगी थी. वो सब नंगे पाँव वाले लड़के थे. कुछ लोगों में नंगे पाँव घूमने की परंपरा होती है, ऐसा वो कहा करते थे कि हम लोग नंगे पाँव घूमते हैं, ये हमारी परंपरा है, ये ट्रेडिशन में आता है. बट ऐसा नहीं है. वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ऐसे बहाना मारा करते थे. ठीक है. So the writer finds that all these barefoot rag pickers live in Semapuri, which is on the periphery of Delhi. When she goes there, she finds that these people came from Bangladesh in 1971 and started living here in search of food. There are about 10,000 of them. They live in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. They live here without any facility of sewage, drainage or running water. अब राइटर को पता चलता है कि ये सभी नंगे पाँव कूड़ा बटोरते लड़के सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में आता है. जब वो वहाँ जाती है तो उसे क्या पता चलता है कि वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ पे खाने की तलाश में हैं. यहाँ पे वो रह रहे हैं बहुत टाइम से और उनमें कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं. वो कैसे रहते हैं? मिट्टी के बने ढांचों में रहते हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं होती, उनके पास छतें नहीं होती, अच्छे घर नहीं होते और मतलब कि वहाँ पे किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं होती है. तो आप सोच सकते हो कितनी बुरी हालत में वहाँ रह रहे थे. ठीक है. So Sahib tells the writer that sometimes he finds a rupee or even a 10 rupee note in the garbage. Thus for children garbage becomes something wrapped in wonder. For the elders it is a means of survival. साहिब राइटर को क्या बताता है, कई बार उसे कूड़े में 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. तो इस तरीके से ये बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ बन जाती है. बड़ों के लिए वो जिंदा रहने का एक साधन होता है. ठीक है.
Okay, one winter morning, the writer sees Sahib watching a game of tennis. Sahib says that he likes this game. He is wearing tennis shoe discarded by some rich boy and given to him, but the game he is watching is out of his reach. So सर्दी के मौसम की एक मॉर्निंग में राइटर साहिब को देखती है, क्या करते हुए देखती है, टेनिस का गेम देखते हुए। टेनिस का गेम वो देख रहा होता है उस वक्त, और राइटर से क्या कहता है कि ये गेम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और उस टेनिस के शूज़ भी उसने पहने होते हैं उस वक्त, क्योंकि किसी अमीर लड़के ने उसे उतार के या तो फेंक दिए हैं या कई बार उसे दे दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन वो खेल जो है उसके पहुंच से बहुत बाहर होता है, वो कभी उसे खेल पाएगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। Sahib starts working at a tea stall. He is paid 800 rupees and given all the meals. But now he is not free. He is no longer his own master. So now अब साहिब एक चाय की दुकान में काम करने लगता है। उसे 800 रुपये और हर बार का खाना दिया जाता है, लेकिन अब वो फ्री नहीं होता है। अब वो अपने मनमर्जी का मालिक जो है नहीं होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ द रैग पिकर स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे द बैंगल मेकर्स। ओके, so the writer once meets a boy named Mukesh. The boy lives in Firozabad and belongs to a family of bangle makers. Mukesh says that he does not want to go into the family profession. He had decided to become a motor mechanic. सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है मुकेश, जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है और चूड़ियाँ बनाने वाले एक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मुकेश कहता है कि उसे अपना फैमिली प्रोफेशन नहीं अपनाना। फैमिली जो है उसकी वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी, ठीक है। बट मुकेश वो सब नहीं करना चाहता था, उसे क्या बनना था? मोटर मैकेनिक, ठीक है। So every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. Families here have spent generation in making bangles. So फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में ही लगा हुआ था। ऑलमोस्ट हर फैमिली यहाँ पे यही काम करती थी, ठीक है। और ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे सब लोग यही काम करते थे, ठीक है। About 20,000 children work in the glass furnaces of Firozabad. They have to work in very unhealthy conditions that parents don't know that it is illegal to make children work in such places. So फिरोज़ाबाद की शीशा भट्टियों में अराउंड 20,000 बच्चे वहाँ पे काम करते थे और उन्हें बहुत ही अनहेल्दी कंडीशन में काम करना पड़ता था, ठीक है। उनके मम्मी पापा को ये तक नहीं पता था कि बच्चों से काम कराना इलीगल होता है। Okay, now Mukesh offers to take the writer to his home. He proudly says that their house is being rebuilt. तो मुकेश अब राइटर को अपने घर ले जाने के लिए बोलता है, उनसे कहता है कि आप हमारे घर चलिए, और बहुत ही प्राउडली उनसे कहता है कि मेरा घर दोबारा बनाया जा रहा है, ठीक है। So when the writer goes there, he finds that it is a half-built shack. Inside there are everywhere signs of poverty. A frail young woman is cooking the evening meal. She is the wife of Mukesh's elder brother. Mukesh's father is also there. He has been doing hard labor for years. First he was a tailor and then a bangle maker. Yet he has failed to renovate his house. He could not send his two sons to school. He could only teach them the art of making bangles. अब राइटर वहाँ जाती हैं और वो देखती हैं कि ये आधी बनी एक झोपड़ी है। अंदर की तरफ वहाँ हर जगह पॉवर्टी के साइन दिखते हैं और एक पतली सी लेडी वहाँ पर है जो कि रात का खाना बना रही होती हैं। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। मुकेश के पापा भी वहाँ पर है और वो सालों से बहुत ही हार्ड वर्क करते आ रहे हैं। पहले वो एक टेलर का काम किया करते थे और फिर चूड़ियाँ बनाने का, तो भी वो अपने घर को ठीक ठाक करने में सफल नहीं रहे और अपने दो बेटों को स्कूल भी नहीं भेज सके। उन्होंने सिर्फ क्या किया है, उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखा सके, ठीक है। Okay, the writer sees a girl named Savita in another hutman. She is sitting with an elderly woman and shouldering pieces of glass. She doesn't know that the bangles she is making are symbols of an Indian woman's suhag. The old woman sitting beside her still has bangles on her wrist, but there is no light in her eyes. She has not enjoyed even one full meal all her life. Her old husband says that he knows nothing except bangles. However, he feels some consolation to say that he has made a house for his family to live in.
तो अब राइटर एक दूसरी झोपड़ी में जाती है, वहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम सविता होता है, ठीक है। और वहाँ पे एक ओल्ड लेडी भी वहाँ पर होती है और जो क्या कर रही होती है, शीशे के टुकड़ों को टाँका लगाकर जोड़ रही है, ठीक है। वो नहीं जानती थी कि जो चूड़ियाँ वो बना रही है वो एक इंडियन लेडी के सुहाग का साइन होता है, ठीक है। और उसके बगल में बैठी जो ओल्ड लेडी थी, उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। मतलब वो बहुत दुखी होते हैं, अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं कर रहे होते। वो कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में पेट भर खाना तक नहीं खाया, ठीक है। और उनका जो बूढ़ा पति है वो कहता है कि वो चूड़ियों के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानता, ठीक है। वो बस यही जानते हैं, चूड़ियाँ बनाना जानते हैं, उसके अलावा कोई काम भी नहीं जानते, ठीक है। बट फिर भी उसे कहने से कुछ तसल्ली मिलती है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए घर तो कम से कम बनवा ही लिया है, ठीक है। अब जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद। दीज पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय साहूकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, bureaucrats and politicians. They have come to accept their poverty and exploitation as something natural. अब राइटर क्या कहती हैं कि गरीबी की चीख फिरोजाबाद के हर एक घर में सुनाई देती है, और इन गरीब लोगों का जितना भी एक्सप्लॉइटेशन है वो किसने किया है? पुलिसमैन ने किया है, साहूकार्स ने किया है, मिडिलमैन ने किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने किया है और पॉलिटिशियंस ने किया है। बट सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, इन्हें ये तक नहीं पता है कि इनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। उन्हें सब कुछ क्या लगता है? नेचुरल लगता है कि हाँ ये इनकी किस्मत है, ठीक है। Now the writer feels happy that Mukesh has decided to break away from this vicious circle. He had decided to go to a garage and learn the job of a motor mechanic. Thus he will one day be his own master. So अब राइटर बहुत खुश होती हैं, कम से कम कोई तो है जो इस चेन को तोड़ना चाहता है। मुकेश ने इस चेन को तोड़ने की सोची, उसे नहीं करना था ये काम, बैंगल मेकिंग का काम वो नहीं करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता था, ठीक है। इसलिए वो एक गैरेज में जाएगा और वहाँ एक मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। इस तरह एक दिन वो अपना खुद का मालिक बन जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरीज। आई होप आपको पसंद आई हो और पूरी स्टोरी, दोनों स्टोरीज आपको समझ में आई हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।